दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार है। इसमें आप 50 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एक शानदार प्रैक्टिस सेट से कम नहीं है। आप कहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट लाइए, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है। और इस पूरे प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये गागर में सागर है। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, ये गागर में सागर है। और एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में शुरुआत में आप 2 4 10 प्रश्न देखने के बाद लगता है कि यार ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है तभी आप कहते हैं कि सब मैं जानता हूँ। क्योंकि जो पहली बार देखेंगे उनको तो लगेगा सब कुछ नया है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन में हो सकता है 45 क्वेश्चन आप जान रहे हो, 5 क्वेश्चन आप न जान रहे हो। वो 5 क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए अछूता है, और संजोग से वही प्रश्न या उसमें से 2 4 प्रश्न परीक्षा में आ गए और उस प्रश्न को आप नहीं कर पाए, और संयोग से उतना से आप असफल हो गए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता है दुर्भाग्य से, तो हाथ मलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जब दोबारा वीडियो को देखेंगे कहेंगे यार इस वीडियो को तो हम देखे थे लेकिन हम नोट्स नहीं तैयार किए, काश हम बना लिए होते तो इस तरह का दिक्कत नहीं होता। तो आप नोट्स अवश्य बनाएं। जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उसका नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं कि लेट करके वीडियो देखें, लेट करके पढ़ें और बस देखते चलें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप कलम लीजिए, एक कोई शानदार नोटबुक तैयार कर लीजिए जिसमें आप हर एक वीडियोस का या फिर जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसका नोट्स तैयार करते चलिए। इससे ये फायदा होगा कि एक बार आप डीपली पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर आप जब रिवीजन करते हैं तो आपके पास समय कम समय में सब कुछ हो जाता है और परीक्षा के दौरान वो काफ़ी काम आता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अपने नॉलेज के आधार पर आपको बता रहा हूँ, कुछ अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं कि आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा संत या महात्मा हूँ। बस आपकी सफलता के लिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ, आप सफल हो, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए, कितना शानदार प्रश्न है। शायद ये बहुत ऐसा नहीं है कि काफी डीपली प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी मिल जाएगा। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका को भजे सो हरिका होई। ठीक है ना। तो यह पंक्ति किसका है? ये रामानंद का है। ठीक है ना। देखिए ये बहुत शानदार प्रश्न है। मेरा पावस ऋतुसा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन। यह पंक्ति किसका है? तो पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है ये। ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। पिछले दिनों नंगे पैरों, यह विधा है काव्य का। अगर ये देखिए, मैं इसलिए इसको डाला हूं कि अगर ये यात्रा वृत्त दे दे तो सारा ध्यान वहीं जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों नंगे पैरों, नंगे पैर मैंने यात्रा वृत्त से संबंधित लग रहा है, लेकिन यहां धोखा खा जाएंगे आप। यह पिछले दिनों नंगे पैरों यह विधा है काव्य का। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखिए, स्मृति के झरोखे से, यह रचना है बिंदु अग्रवाल का। ठीक है ना, बिंदु अग्रवाल की रचना है। निराला को छंदों का गुरु कहा है, किसने कहा? बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। निराला को छंदों का गुरु किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। राम की शक्ति पूजा का माली रचना तो सब जानते हैं, लेकिन रचना काल पूछ पूछ दे तो दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको याद रखिए 1936 है। अनर्घ राघव यह रचना है किनकी है? ये मुरारी का है। गोभी किस भाषा का शब्द है? तो गोभी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है ना। राग विराग एक रचना है जो निराला की रचनाओं का संग्रह किया गया है। तो इसके संग्रहकर्ता कौन है, इसके रचयिता कौन है? तो यह रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है ना। 10वां देखिए, बुद्ध चरित्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो बुद्ध चरित्र में कुल 28 सर्ग हैं। बुद्ध चरित्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो 28 सर्ग हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, किनका नाटक है? प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है वह कृष्ण मिश्र का नाटक है। 12वां प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भरता निबंध है, ये किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था? तो मधुशाला का प्रकाशन 1935 में हुआ था। गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? तो गीता का उपदेश भीष्म पर्व, ये श नहीं है, पर्व है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट हो गया। हाँ, ये भीष्म पर्व में है। ठीक है ना।
हिमकिरीटिनी एक रचना है। हिमकिरीटिनी पर पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? देव पुरस्कार। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि आप एक प्रश्न आपके लिए है कि हिमकिरीटिनी किसकी रचना है, ठीक है ना। चलिए, अपोलो का रथ यह क्या है, किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। नानी अब मान जाओ यह एक उपन्यास है। तो उपन्यास किसका है? ये कृष्णा अग्निहोत्री का है, नानी अब मान जाओ। प्रथम दलित उपन्यास अक्सर पूछा जाता है, यह क्या है? छप्पर है। प्रथम दलित उपन्यास क्या है? छप्पर है। कविता को कल्पना के कानन की रानी, बहुत अच्छा कथन है। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो पंत जी ने कहा है। और बहुत शानदार प्रश्न, यह अक्सर पूछा जाता है और अक्सर आप फंस जाते हैं। यामा में किसका संकलन नहीं है? माने महादेव वर्मा का जो यामा है इसमें किसका संकलन नहीं है? तो दीपशिखा का संकलन, दीपशिखा की कविताओं का संकलन इसमें नहीं है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह है नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक। आधी दुनिया का सच, बहुत शानदार ये प्रश्न है। आधी दुनिया का सच किसका है? कुमुद शर्मा का है। बहुत ही शानदार, यह तो निश्चित है कि आपको ऐसा प्रश्न शायद ही कहीं मिलेगा। वेदत्रयी में नहीं आता है। जो 4 वेद है ना, 4 वेद में एक वेद वेदत्रयी में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन वेद वेदत्रयी में नहीं आता है। तो अथर्व वेद है, वेदत्रयी में नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, लघुत्रयी और दीर्घत्रयी क्या होता है? लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं हैं और दीर्घत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इससे आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा भी, और आपकी जो पढ़े हैं, निश्चित है पढ़े हैं, तो आप एक बार दिमाग पर जोर डालेंगे, हाँ यार कौन कौन सा रचना लघुत्रयी में है, कौन कौन सा रचना दीर्घत्रयी में है, ठीक है ना। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अवश्य एक बार जाएं, और वहाँ बहुत सारे वीडियोस का लिंक है जो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, जो कि आप लोग काफ़ी पसंद भी किए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका सीधा लिंक भी वहाँ है, आप सीधे उस वीडियो पे जा सकते हैं। कई प्लेलिस्ट का भी सीधा लिंक वहाँ आपको दे रखे हैं, आप सीधे प्लेलिस्ट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे, वहाँ आपको कई फोल्डर मिला करके 350 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सब काम आप कर लीजिए। और कुछ बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कई बार पूछते हैं कि सर कौन सा बुक पढ़ा जाए, तो कुछ बुक्स के लिंक भी मैं दे रखा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से उन किताबों को परचेस कर सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आदिम एकांत यह गीत संग्रह है। यह गीत संग्रह किसका है? आदिम एकांत तो जगदीश गुप्त का है ये, ठीक है ना। युद्धरत आम आदमी एक पत्रिका है। इस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो रमणिका गुप्ता ने इस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना। समय देवता काव्य है, यह किसका है? नरेश मेहता का काव्य है समय देवता। रतन हजारा एक रचना है, तो रतन हजारा किसकी रचना है? तो रतन हजारा है रसनिधि का। विद्या भास्कर एक पत्रिका है। क्या है? विद्या भास्कर एक पत्रिका है। इसके प्रकाशक कौन रहे हैं? तो गिरधर शर्मा नवरत्न, ठीक है ना। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, यह एक पंक्ति है। यह पंक्ति में कौन सा रस है? यह रौद्र रस है। और मैं आपसे एक प्रश्न फिर कर रहा हूं कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कि जो प्रश्न मैं देता हूं उसमें से 1-2 लोग तो करते हैं, ठीक, अच्छा लगता है, लेकिन सभी लोग नहीं करते। इसका मतलब 2 चीज़ होता है, या तो आप पूरा वीडियो देख नहीं रहे हैं, या तो आपको मालूम नहीं है, या आप मालूम है तो इग्नोर करते हैं। तो तीनों ही चीज़ सही नहीं है। वीडियो आप पूरा देखिए, मालूम है तो आप इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि एक बार आप दिमाग पर जोर डालेंगे आपका एक तरह से रिवीजन होगा। और दूसरी बात, अगर नहीं मालूम है तो इसको सर्च करिए ना। तो सर्च करेंगे तो एक नया प्रश्न आपको मिल जाएगा ना, और सर्च करके लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या कहीं किसी बुक्स में आप पढ़े हो तो वहाँ से देख लीजिए। यानी एक तरह से रिवीजन। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को जानकारी दिलवाना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 30वां। तत्व ज्ञान को उसका अस्थाई भाव किसने माना है? तत्व ज्ञान को उसका अस्थाई भाव किसने माना है? भरत मुनि ने माना है। पांचाली बोली, पांचाली किस बोली का पर्यायवाची है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचाली
किस बोली का पर्यायवाची है? तो कन्नौजी बोली का पर्यायवाची है। द्रौपदी एक खंड काव्य है। यह खंड काव्य किसका है? तो नरेंद्र शर्मा का है। लिंग, वचन और कारक को किस कोटि में रखा गया है? लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीजों को किस कोटि में रखा गया है? तो क्रिया में इसको रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान की सबसे पुरानी कृति क्या है? तो प्रद्युम्न विजय है। सबसे पुरानी कृति क्या है? प्रद्युम्न विजय है। 35वां क्वेश्चन, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर गए कूच, यह पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय जी की है। ठीक है। साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता है। ये बहुत शानदार ये वाक्य है, कथन है। तो साहित्य सामाजिक मंगल का विधाता है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 37वां प्रश्न, कौरवी बोली का नामकरण, बहुत शानदार प्रश्न है। कौरवी बोली का नामकरण किया है, किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। भोजपुरी बोली का नामकरण किसने किया है? तो रेमंड ने किया है, जो पाश्चात्य विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे। बिहारी बोली का नामकरण किसने किया है? तो बिहारी बोली का नामकरण देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। नाग भाषा किसे कहते हैं? तो नाग भाषा पिंगल भाषा को कहते हैं। भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। खलटही नहीं, खलटाही है, इसको कर लीजिएगा आप, खलटाही, टपर आ का मात्रा डाल लीजिएगा, सॉरी टपर आ का मात्रा, खलटाही, ठीक है ना। तो खलटाही किस भाषा को कहते हैं, किस बोली को कहते हैं? यानी छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम खलटाही भी है। ठीक, आइए, अंतर्वेदी किस भाषा को कहते हैं? तो अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं। बहुत शानदार शानदार प्रश्न है यहाँ। जफरनामा के रचनाकार कौन है? जफरनामा के रचनाकार हैं सरफुद्दीन यजदी। 45वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय भाषाओं के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। तो ये फारसी के कवि औफी, कौन रहे हैं? औफी। औफी जो है ये भारतीय भाषाओं के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। हरि घाटी एक यात्रा वृत्त है, यह किसकी यात्रा वृत्त है? तो डॉक्टर रघुवंश की यात्रा वृत्त है। कितने जन्म वैदेही, ये उपन्यास है, तो उपन्यास किसका है? तो रीता शुक्ला का है। कितने जन्म वैदेही, ये रीता शुक्ला का उपन्यास है। सिंधी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो सिंधी भाषा में 5 बोलियां। बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं, ध्यान दीजिए। तो सिंधी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार अपभ्रंश भाषा में 10 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। और 50वां तथा अंतिम प्रश्न, अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है? अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएंगे, और यह कमेंट अवश्य करेंगे कि इस तरह का वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वैसे तो मैं प्रैक्टिस सेट भी अब शुरू करने वाला हूं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15-20 प्रैक्टिस सेट आपको निरंतर मिलता रहेगा, और जो प्रैक्टिस सेट रहेगा बहुत ही गूढ़तम रहेगा। और मेरे प्रैक्टिस सेट से अगर आप 10 से ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं तो आप समझिए कि काफ़ी अच्छा स्कोर आपका हो रहा है और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं।